Hello, my dear friends. This is Ajay Mishra, and we are going to start our new discussion on inflation. This is class 16 of economics, and the first topic is inflation, and this the whole entire discussion will be concentrating on inflation itself. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है। अगर हम इस इमेज को कंसंट्रेट करें, इस इमेज के ऊपर कंसंट्रेट करें, तो हमें एक बात पता चलेगी कि अगर हम एक एप्पल को उठाएं, राइट, एक पिक्चर के ज़रिए, ये है उसके प्राइस को दिखा रहा है और ये मंथ को दिखा रहा है। ये 2011 को एक हाइपोथेटिकल हमने एक कंडीशन मानी है। इट इज़ 2011, ये 1 जनवरी को जो इसका प्राइस था एप्पल का, दैट वाज 40 रुपीज़, एंड देन आफ्टर 5 मंथ्स 1 मई 2011 को इसका प्राइस हो गया 80 रुपीज़। नाउ दिस प्राइस फ्रॉम 40 टू 80 जो हो गया, ये क्या है? इट इज़ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एप्पल। ये जो एप्पल का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड inflation. So within 5 months the price of an apple is doubled, and this is because of what? Because of inflation. So what is inflation? This is the general rise in prices of goods and services. तो ये हम कह सकते हैं, इसकी पहली बात जो जनरल चीज़ हमें दिमाग में रखनी है वो ये है कि it is the general rise in prices of goods and services in the economy. तो ये इन्फ्लेशन को शो करेगा। the price will be inflating, right? now इस मीनिंग में हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो दैट इज़ मनी। ये मनी का यूज करते हैं और एप्पल को खरीदते हैं। आपने ध्यान देखा कि हमारा 1 जनवरी को जो एप्पल था, 1 kg एप्पल इज इक्वल टू 40 रुपीज़, राइट। ये कब था? ये 1 जनवरी 2011 को था, लेकिन 1 मई 2011 को 1 kg ऑफ एप्पल जो मिल रहा था दैट वाज इक्वल टू 80 रुपीज़। आपने ध्यान से देखा कि जो 1 किलो एप्पल ही है, एक बार वो 40 रुपीज़ का मिल रहा है और दूसरा 80 रुपीज़ का मिल रहा है। आप यहाँ से ध्यान से देखो तो जो रुपए की वैल्यू है, अगर एप्पल की वैल्यू बढ़ रही है तो उसी समय रुपए की वैल्यू घट रही होती है। रुपए की वैल्यू घट रही है। ध्यान से देखो, पहले आपको 40 रुपीज़ देने होते थे, 40 रुपीज़ देने होते थे 1 किलो सेब के लिए, अब आपको 80 रुपीज़ देने होते हैं 1 किलो सेब के लिए, यानी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी पैसे की जो वैल्यू है वो घट रही है। एक मजदूर जिसकी 100 रुपीज़ इनकम होगी, आप सोच के देखना, पहले वो 40 रुपीज़ में 1 किलो सेब अपने बच्चों के लिए लेके जाता था। आज भी उसकी मजदूरी 100 रुपीज़ है, लेकिन अब वो 80 रुपीज़ में 1 kg सेब लेके जाता है अपने बच्चों के लिए। तो ये क्या हुआ? ये उसके जो वैल्यू थी, उसकी जो कमाई थी वो घट गई ऑटोमेटिकली। रुपया नहीं घटा, उसका वेज नहीं घटा, उसका वेज तो 100 रुपीज़ ही है, लेकिन चूंकि जो गुड्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई, इसकी वजह से उसका जो वेजेस थे उसकी वैल्यू घट गई। तो ये जो मीनिंग था इन्फ्लेशन का, इसका मतलब है कि द प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीजेस। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ पता चलेगी कि इसमें जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं गुड्स के। क्या कारण हो सकते हैं इन प्राइसेस के बढ़ने के? इन प्राइसेस के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? देखो, 2 चीज़ होती है, प्रोडक्शन साइड और डिमांड साइड। ये प्रोडक्शन साइड को हम बोल सकते हैं सप्लाई साइड। मैंने आपको बहुत पहले बताई थी एक बात कि पूरे इकोनॉमी में 2 खेल सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई तभी होगा जब प्रोडक्शन होगा। तो सप्लाई साइड से भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिमांड साइड से भी प्रॉब्लम हो सकती है प्राइस इंक्रीज के लिए।
नाउ दिस डिमांड साइड अगर है तो ये कंज्यूमर साइड हुआ, और अगर सप्लाई साइड हुआ तो ये प्रोडक्शन साइड हुआ, ये फर्म हुआ, ये फार्मर्स हुए, ये वाला साइड होगा। यानी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं लैंड की, हम बात करते हैं लेबर की, हम बात करते हैं कैपिटल की, हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट की, एंटरप्राइजेस जिसको हम प्रॉफिट से कंपैरिजन करते हैं। डिमांड साइड अगर हम बात करें तो कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर कौन होता है? जो नौकरी करता है, जो नौकरी करता है, जो कमाता है। इसकी हम बात करते हैं इनकम साइड। इनकी हम बात करेंगे तो हाउस होल्ड की बात करेंगे। तो जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड दो की बात होगी। जब भी सप्लाई साइड की बात होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी हम बात करेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रॉफिट की बात करेंगे। जब भी हम डिमांड साइड की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कंज्यूमर की, हम बात करेंगे हाउस होल्ड की, हम बात करेंगे इनकम की। और क्या बात करेंगे डिमांड साइड में? डिमांड साइड में जब हम इनकम की बात करते हैं, जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, जब हम ध्यान से रखेंगे इधर डिमांड साइड, तो हम मार्केट में पहुंच जाते हैं। मार्केट में हम देखते हैं हाउस होल्ड सामान खरीदता है। हाउस होल्ड क्या करता है? सामान खरीदता है, और हाउस होल्ड मार्केट में जाएगा और यहां पे परचेजिंग करेगा। परचेजिंग वो क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं से इनकम आई हुई है। इनकम कहां से आती है? इनकम आती है वेजेस से, इनकम आती है प्रॉफिट से, इनकम आती है चीप लोन से। तो डिमांड का बढ़ना मतलब मनी सप्लाई का बढ़ना। मनी सप्लाई क्या हुई? इंक्रीज हो गई। ध्यान से देखेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई मार्केट में, दैट इज डिमांड साइड। ये क्या करेगा? ये प्राइस को खींचता है, पुल करता है ऊपर। डिमांड ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रही, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता जाएगा। सप्लाई साइड की अगर हम बात करें तो यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करेंगे। हमेशा मैंने यही बात बोली, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड ये महंगा हो जाए, रेंट महंगा हो जाए। नंबर 2, इनपुट महंगा होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखो, इनपुट महंगा होना शुरू हो जाएगा। जो फर्म होगी, जो कंपनी होगी, उसको महंगा अगर बनाने में पड़ा तो उसे बेचना भी महंगा पड़ेगा। लेबर जो वेजेज है, इसको अगर महंगा करना पड़ा तो वेज लॉ आ गया, गवर्नमेंट लॉ लेके आ गई कि आप मिनिमम 300 रुपीज़ देंगे ही देंगे। पहले वो 200 देता था। तो क्या होगा? अंत में जो लास्ट में प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में उस प्राइस को जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? उस प्राइस को जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? तो उस प्राइस को जोड़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ना ही तो है इन्फ्लेशन। तीसरी चीज कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है कि नहीं देना होता? अगर वो इंटरेस्ट महंगा होगा तो इनपुट का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इनपुट अगर बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगी। चौथी चीज क्या है? एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट लेता है। ये अगर प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहेगा तो भी इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हर लेवल पे अगर थोड़ा बहुत भी वैल्यू बढ़ गई तो अल्टीमेटली जो आउटपुट आएगा इसके दाम बढ़ जाएगा। और इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जो कारण होता है इसे कहते हैं डिमांड। डिमांड की वजह से अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो इसे कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अगर कॉस्ट उसकी बढ़ गई, देखो कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो इसे बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
समझ में आ रहा है? कॉस्ट पुश इज इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, समझ में आया? एक एग्जांपल से और देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स कंसीडर एक आदमी है जो एक गड्ढे में गिर गया है, राइट। इसको इधर रस्सी से बांधा जाता है, 4 आदमी नीचे खड़े हो जाते हैं और इसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं। ये जो डिमांड है, देखो ध्यान से, ये इसको हम ऊपर मान लेते हैं, और ये जो सप्लाई है अगर हम इसको नीचे मान लें, और ये जो आदमी है इसको हम इन्फ्लेशन मान लें, तो ध्यान से देखेंगे इस इन्फ्लेशन को नीचे से अगर पुश किया जा रहा है, ऊपर वाले कम जोर लगा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉस्ट पुश। इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है ना, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है ना, ये इंसान ऊपर जा रहा है ना, अगर ज़्यादा जोर कौन लगा रहा है? नीचे से लग रहा है, तो इसे बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर ये डिमांड की वजह से हो रहा है, ऊपर, नीचे वाले ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे, कौन लगा रहा है? ऊपर वाले जोर लगा रहे हैं, ज़्यादा डिमांड खींच रही है इन्फ्लेशन को, ये लोग रस्सी से ऊपर खींचते जा रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? डिमांड प्रिलिफरेशन। जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस इन्फ्लेशन को कुएं से बाहर निकालने के लिए, इस व्यक्ति को कुएं से बाहर निकालने के लिए, उसी का नाम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो अगर डिमांड की वजह से बड़ा होगा तो डिमांड पुल कर रहा है ऊपर, देखो खींच रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, खींच रहा है प्राइस को, और पुश नीचे से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है? तो इन्फ्लेशन की मीनिंग ये है। अब मजा देखिए, एक और सर्कुलर मूवमेंट देखते हैं इसका। लेट्स कंसीडर ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब क्या होगा भाई साहब? इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्राइस राइज होने लगेंगे। जो मजदूर काम कर रहा होता है, जो मजदूर काम कर रहा होता है, उस मजदूर की अब कमाई नहीं हो पाएगी, तो वो क्या करेगा? डिमांड करेगा कि हमारी वेजेस बढ़ा दी जाए, ठीक है? तो आपने वेजेस बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने वेजेस बढ़ा दी। ये जो वेजेस हैं, इसकी वजह से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, उसका वैल्यू। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वेजेज भी आता है, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और आउटपुट कॉस्ट बढ़ गया तो यही तो इन्फ्लेशन हुआ। तो ध्यान से देखेंगे, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को और बढ़ाता है, ये साइकिल और मजबूत होती जाती है। बट एक लिमिट आएगी, जब वेजेस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। जब वेजेस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे तो ये क्या करेगी? जो फर्म होगी, ये ज़्यादा डिमांड आई वेजेस की, तो क्या करेगा? इनको निकालना शुरू कर देगा। तो पहला क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट। एक लिमिट होगी, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट आएगी जब डिमांड उस हिसाब से नहीं रह जाए, क्योंकि प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो गया, प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, डिमांड कम होता जाएगा। आपको भी पता है कि पहले आपको ये बोले कि यार मार्केट में फ्रिज जो है वो बहुत अच्छी है, इसको ख़रीद लेते हैं। फ्रिज आपने ख़रीदना शुरू किया, फ्रिज जब ख़रीदना शुरू करेंगे तो उसका दाम बढ़ना शुरू होगा, और लोग भी ख़रीदना शुरू करेंगे, दाम बढ़ना होगा, लोग सोचेंगे कि दाम बढ़ ना जाए, बढ़ ना जाए, बढ़ ना जाए, लेकिन एक दिन भरोसा हो जाए कि यार अब दाम कुछ ज़्यादा हो गया है, अब हमें फ्रिज नहीं खरीदना चाहिए। और जब फ्रिज का दाम एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा और फ्रिज खरीदना बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब है डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम होगा तो वेजेज भी कम देना पड़ेगा, वेजेज कम देने के लिए लोगों को निकालना पड़ेगा। लोगों को निकालेंगे तो क्या होगा? जो लोग निकल के जाएंगे इकॉनमी में, तो नौकरी चली गई, नौकरी चली गई तो उनकी डिमांड भी कम हो जाए, क्योंकि पैसा तो है नहीं। डिमांड कम हो गई तो फिर प्रोडक्शन कम होगा और साइकिल ये उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि जो ये मार्केट है जहाँ पे फर्म लोग आते हैं अपना सामान बेचे के क्या लेते हैं?
रेंट रेंट दिया, ठीक है, फर्म ने क्या किया, रेंट दिया, वेज दिया, राइट, और क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, और क्या दिया, और क्या दिया, और प्रॉफिट लिया। यही जो लिया ये बाद में बन जाते हैं कौन, हाउस होल्ड। मैंने कहा दिन में काम करते हो, रात में अपनी फैमिली में रहते हो, जब फैमिली में रहते हो तो हाउस होल्ड बन गए कि नहीं बन गए। तो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ कमी है, प्रॉफिट कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड में पैसा कम होगा, इंटरेस्ट कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड में पैसा कम होगा, वेजेज कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड में पैसा कम होगा, रेंट कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड में पैसा कम हो जाएगा। हाउस होल्ड के पास पैसा कम होने का मतलब क्या हुआ, डिमांड कम होना। वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो प्रॉफिट कम लेके जाने की वजह से हो सकता है, इंटरेस्ट कम ले जाने की वजह से होता है, वेजेज कम ले जाने की वजह से हो सकता है, रेंट कम ले जाने की वजह से हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो वेजेज नहीं मिलेंगी, वेजेज नहीं मिलेंगे तो हाउस होल्ड पैसा क्या हुआ, कम हुआ, कम हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से प्राइस राइज होती है, किस तरीके से प्राइस में डिक्रीज होती है। एक चीज़ और आपको जान लें कि जो इन्फ्लेशन है इसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। मनी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, और क्या है, टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, गुड्स कम होंगे और मनी ज़्यादा होगी, तो कुल मिला के क्या होगा, मनी सप्लाई कहीं ना कहीं से इंक्रीज्ड हो रखी है। ये सब इन्फ्लेशन में ही आएंगे, ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सी क्राउदर साहब थे, इन्होंने कहा इन्फ्लेशन इज ए स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइसेस आर राइजिंग। कोई नई बात बोली है उन्होंने, नहीं जी, हम पहले से जानते हैं। इन इकोनॉमिक्स the word inflation refers to general rise in prices measured against a standard level of purchasing power। इसमें कुछ नया बात बोली क्या, नहीं, ये भी हम जानते हैं, राइट। तो क्या है, जनरल राइज इन प्राइसेस मेजर्ड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर लोगों की जितनी होती है उसके हिसाब से जो राइज होती है, प्राइस राइज। मजदूर के बारे में बात की, मजदूर के पास 100 रुपये आता था, 40 रुपये में किलो सेब खरीदता था, 20 रुपये में गेहूँ खरीदा था, 20 रुपये का चावल खरीदा था, 10 रुपये का मसाला खरीदा था, 10 रुपये में आता जाता था। लेकिन आज जब क्या हुआ, सेब का दाम 80 रुपये हो गया, तो अब वो अनाज या तो खरीदे या तो सेब खरीदे, उसके पास ऑप्शंस नहीं है, तो परचेजिंग पावर उसकी ऑटोमेटिकली जितनी थी उसके हिसाब से प्राइस राइज हो गया। और इसलिए द वर्ड इन्फ्लेशन रेफर्स टू जनरल राइज इन प्राइसेस मेजर्ड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परचेजिंग पावर। According to classical writers, inflation is a situation when too much money chases too few goods। पहले से जानते हैं कि नहीं जानते। उसके बाद it is an imbalance between money supply and gross domestic product। gross domestic product की जब बात करता है तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। जीडीपी क्या है, प्रोडक्शन ही तो है। तो मनी सप्लाई और प्रोडक्शन का मिसमैच हो गया, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन हिसाब से नहीं हुआ, तो इम्बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, प्राइस राइज इसीलिए तो हुआ। कीन्स ने क्या कहा, इन्फ्लेशन इज एन इम्बैलेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट वर्ड जब जुड़ जाए तो टोटल डिमांड, सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एंड की जो डिमांड है वो बढ़ रही थी, इसलिए जनरल प्राइस राइज हुआ। सभी गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट सप्लाई कम हुई, इसलिए इन्फ्लेशन हुआ। तो क्या हुआ, दोनों के बीच इम्बैलेंस हुआ। एग्रीगेट सप्लाई ने एग्रीगेट डिमांड, जो टोटल डिमांड थी, उसको मैच नहीं कर पाया, इस वजह से इन्फ्लेशन आया। इन एन इकोनॉमी इफ द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, देन प्राइसेस विल गो ऑन राइजिंग।
जब भी हम कॉजेस की बात करेंगे, कॉजेस में फिर से मैंने वही बात करी, डिमांड और सप्लाई की। डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है? मनी सप्लाई का बढ़ना। मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है? इनकम लोगों की बढ़ना, ग्रोथ ज़्यादा होना, लोन का चीप होना। होगा कि नहीं होगा? सप्लाई का साइड का दो कारण हो सकते हैं, प्रोडक्शन महंगा हो जाए या सप्लाई कट ऑफ हो जाए। सामान ही ना पहुंच पाए आप तक, इसलिए नहीं कि प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन हो रहा है बट सप्लाई आप तक पहुंच नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी, बंदी, वॉटेवर। तो सप्लाई साइड अगर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। प्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की में हम लैंड जो रेंट है वो बढ़ जाए, जो वेजेज हैं वो बढ़ जाएं, जो लोन का इंटरेस्ट है वो बढ़ जाए, जब प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहे, ठीक है ना। तो हमें कॉजेस के बारे में हमें पता चल गया होगा। Primary causes: when demand for a commodity in the market exceeds its supply, the excess demand will push up the price and that is called demand pull inflation. ये प्राइस को पुश कर रहा है, ठीक है। When factors prices rise, cost of production rise, simple cost push inflation। जब कॉस्ट बढ़ जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो when factor prices rise, फैक्टर प्राइस मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। let us now discuss in detail the various causes that may bring about inflation. This is demand pull inflation is caused by increases in aggregate demand due to increased private and government spending. अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है लोगों के पास इनकम बढ़ जाएगी। प्राइवेट स्पेंडिंग करेंगे तो लोगों के पास वेजेज जाएंगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी तो लोगों के पास वेजेज जाएंगी। डिमांड इन्फ्लेशन इनकरेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ। द एक्सेस डिमांड एंड फेवरेबल मार्केट कंडीशंस विल स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या करता है? ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। क्यों इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? आप देखोगे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं करोगे। अगर किसी इकॉनमी में, लेट्स कंसीडर आपके बगल में एक पान की दुकान है, खूब चलती है, तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि यूपीएससी का हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बगल में पान की दुकान खोलूँगा। आजकल मुझे लोग सजेशन क्या देते हैं? अयोध्या में मिठाई की दुकान खोलनी है, अयोध्या में मिठाई की दुकान खोलनी है क्योंकि अयोध्या में मंदिर बन रहा है वहाँ पे। अरे भाई, सब यही सोच रहे हैं, जितने भी लोग मुझे आज तक मिले सबने कहा भाई मिठाई की दुकान खोलो अयोध्या के पास, वहाँ तो बहुत सारी प्रॉफिट है। क्यों? वहाँ इन्वेस्ट करो जाके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट हो रही है, वहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है, पूरे दुनिया के सारे वहाँ पे रामलला के दर्शन करने आने वाले हैं और इसलिए दाम बढ़ने वाला है हर चीज़ का। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम इसको कहने वाले हैं। ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय ए ड्रॉप इन एग्रीगेट सप्लाई। जो पोटेंशियल आउटपुट है या एग्रीगेट सप्लाई है, ऑटोमेटिकली ये कम हो जाए। दिस में भी ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर हो जाए, जो कि कोरोना वायरस की वजह से चल रहा है, तो भी सप्लाई कम हो जाए। इंक्रीज प्राइजेस ऑफ इनपुट, या फिर इनपुट का प्राइस बढ़ जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात की थी। फॉर एग्जाम्पल, ए सडन डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑयल लीडिंग टू इंक्रीज ऑयल प्राइसेस कैन कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है ना। तो इनपुट हुआ कि नहीं हुआ? ऑयल, एनर्जी भी तो लगती है सब में, ट्रांसपोर्टेशन भी तो लगता है। प्रोड्यूसर्स फॉर होम ऑयल इज ए पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट कुड देन पास दिस ऑन टू कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्राइसेस। सिंपल सी बात है, जो ये प्रोडक्शन करता है वो अपना प्रॉफिट निकालेगा, बाकी सब वो ग्राहक के पास भेज देता है, अपना प्रॉफिट निकाल। ग्राहक आप पैसा लगाओ और आप इसको खरीदो। तो डिमांड पुल बढ़ने के पीछे जो कारण होगा वो क्या होगा? ब्लैक मनी, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़ जाए। डिस्पोजेबल इनकम तो पता ही होगा आपको। डियरनेस अलाउंस बढ़ जाए, महंगाई भत्ता जो होता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके की हो जाए, लिबरल हो जाए, ताकि मनी सप्लाई हो जाए, बढ़ जाए। कॉस्ट पुश में वेजेज बढ़ जाए, टैक्सेस बढ़ जाए, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाए या प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ जाए,
तो इसे बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, आपको पता है। नाउ वेरियस फैक्टर्स व्हिच में ब्रिंग इन्फ्लेशन, जो ब्रिंग इन्फ्लेशन लाते हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स अगर हम ध्यान से देखें तो इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से बहुत सारी नौकरियां क्रिएट होंगी, बहुत सारी नौकरियां क्रिएट होती हैं तो फिर वेजेस बढ़ेंगे, लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी और अल्टीमेटली प्राइस राइज होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टोटल स्पेंडिंग in any modern economy. It is an important determinant of aggregate demand. In less developed economies, government expenditure has shown an upward trend. This has created inflationary pressures on the economy. ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, बहुत सारा सोशल कैपिटल बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज हेल्थ इनको बनाने के लिए बहुत सारा फिजिकल डेफिसिट जो होता है, अगर फिजिकल डेफिसिट हुआ और डेफिसिट फाइनेंसिंग की गई, डेफिसिट फाइनेंसिंग पता है ना, मैं पहले भी डिस्कशन किया है, याद आ रहा है कि भूल गए? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है गवर्नमेंट, बता दूं क्या, जो फिजिकल डेफिसिट है उसको बोरोइंग करके भरते हैं कि नहीं भरते हम, हाँ उधार लेके आते हैं। जैसे मान लेती हैं कि मैं एग्जांपल फिर से दे देता हूँ मैं आपको, कि आपका 15,000 रुपये घर से आता है और आपका खर्चा 20,000 हो जाए, क्योंकि आप तो बर्थडे पार्टी देना चाहते थे अपने जितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, राइट। तो वो बर्थडे पार्टी में 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अगर खर्चा करना है तो घर वाले तो देने नहीं वाले हैं भाई, वो तो 15,000 ही देंगे, तो 5,000 आएगा कहाँ से? वो 5,000 आप अपने दोस्तों से उधार लोगे, और दोस्त फटाफट उधार देते हैं, क्यों? वो कहते हैं भाई ये उधार ले और पार्टी में मुझे भी शामिल कर। अब जरा सोच के देखो, वही बंदा उधार दे रहा है, वही बाद में पार्टी खा लेता है, वही पैसा आपका खा भी लेता है। तो आप सतर्क हो जाओ, और सतर्क हो जाओ। ज़्यादातर जो चालाक बच्चे हैं वो उसे कभी नहीं लौटाते, क्यों? क्योंकि तू नहीं तो पार्टी की है। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट यही करती है। गवर्नमेंट 15,000 रुपये उसके पास रेवेन्यू आया, 5,000 रुपये उसको उधार लेना पड़ा। अब ये 5,000 रुपये उधार लेके उसने जो खर्च कर दिया, ये खर्च करने से डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी साहब, है कि नहीं है? तो इंक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बढ़ जाए, जरा सोच के देखो वेलोसिटी क्या होती है पैसे की। गांव में आप देखोगे जाके, तो गांव में 50,000 रुपये किसी के पास आ गए, भाई वो आराम आराम से खर्च करता है, धीरे धीरे खर्च करता है, प्यार से खर्च करता है, बचा भी लेता है, बहुत आराम से पैसा जाएगा। लेकिन दिल्ली में एक बिजनेसमैन के पास क्या होता है, 10 लाख यहाँ से लिया, 5 लाख उधर गया, 2 लाख इधर पहुंचा, 1 लाख उधर गया, फिर 10 लाख आया, फिर गया। आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ जो मनी है बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। जब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है किसी भी एरिया में, तो वहाँ जो पैसा होता है बहुत तेजी से हाथ बदलता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचता है, और इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इकॉनमी में प्राइस राइज होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए, प्रोडक्शन उस हिसाब से ना हो तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस राइज होगा। होर्डिंग कर ले, होर्डिंग क्या होती है? ये दुकान वालों को जब पता चलता है कि भाई क्या कहते हैं, आलू का दाम बढ़ने वाला है। आलू का एग्जांपल मैं कुछ ज़्यादा देता हूँ, है ना, मेरी भांजी को आलू बहुत पसंद है इसलिए मैं बोल देता हूँ उसको। तो ये जो आलू का दाम है मार्केट में अगर बढ़ने लगा, और जो ये दुकानदार हैं इनको बहुत पता चल जाता है कि जो आलू का दाम है वो बढ़ने वाला है, तो ये क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं एक गोदाम में, एक वेयर हाउस पे पैक करके, उसको बाहर निकालते ही नहीं है। और अगर बाहर नहीं निकाले तो क्या हुआ, सप्लाई और कम हो जाएगा, और सप्लाई कम हो गया तो क्या होगा, कॉस्ट जो उसका प्राइस है और बढ़ जाएगा, और प्राइस और बढ़ जाएगा। अब इसको वेयर हाउस से निकाल के जब बेचेंगे तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसलिए होर्डिंग उसी को बोलते हैं कि आप एक जगह पे जमाखोरी बोलते हैं, जमाखोरी कर लो, निकालो ही ना, जानबूझ के प्राइस राइज करने के लिए जमाखोरी कर लो, और इसके खिलाफ गवर्नमेंट फिर एक्शन लेती है। तो एक्सेस डिमांड इज समटाइम्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय होर्डर्स, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है डिमांड को। दे स्टॉक पाइल कमोडिटीज, दे डू नॉट रिलीज देम टू द मार्केट, दिस लीड्स टू एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशन। जेन्यून शॉर्टेज अगर हो जाए कभी, इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन शॉर्ट सप्लाई, प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड। अगर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनपुट ना मिले ठीक से तो भी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। सप्लाई विल बी लेस देन द डिमांड, प्राइसेस विल राइज, सिंपल। एक्सपोर्ट, आप ज़रा सोच के देखो, आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है
फिर से आलू का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन आलू आप एक्सपोर्ट कर दो। अब आलू एक्सपोर्ट कर दिया तो घर में आलू कम पड़ गई कि नहीं पड़ गई? अब घर में आलू कम पड़ गई तो जाहिर सी बात है फिर से महंगा हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो गया तो भी महंगाई बढ़ जाएगी। ट्रेड यूनियन आ जाए, ट्रेड यूनियन आंदोलन कर देंगे मेरा वेज बढ़ाओ, वेजेज बढ़ाओ, वेजेज बढ़ाओ, और आंदोलन सक्सेसफुल हो जाए, वेजेज बढ़ जाए। वेजेस बढ़ जाए तो किसके पास जाएगा? तुम लोग जो प्यार से कहते हो कि हाँ भाई इनके खिलाफ तो साजिश हो रही है, ये जो मजदूर है इनके वेजेस बढ़ना चाहिए, इनका मजदूरों का वेजेस बढ़ना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं होता कि जब वेजेस बढ़ाएगा तो तुम्हें ही अल्टीमेटली उसका चुकाना होगा। एंटरप्रेन्योर उसका पैसा नहीं देता, वो उसके कॉस्ट में जोड़ देता है प्रोडक्ट के, और अल्टीमेटली आप उसको चुकाते हो। टैक्स रिडक्शन हो जाए, गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करेगी तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा। क्यों? मान लेते हैं आपके पास 5,000 रुपये आता है और 5,000 में आपने 500 रुपये टैक्स दे दिए, तो 4500 रुपये आया, तो अब सामान आप 4500 का ही खरीदोगे ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स ले ही ना तो आप सामान 5,000 का खरीदोगे, 500 रुपये ज़्यादा, और डिमांड बढ़ेगी। हर बंदा अगर यही करे तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और डिमांड अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ जाए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्ट पर, जो प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का नाम सुना होगा आपने। अगर ये अल्टीमेटली ये बढ़ जाए तो यही तो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी, प्रोडक्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू एमआरपी। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ जाए तो पूरे प्रोडक्ट का जो एमआरपी है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्राइस राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस राइज बढ़ जाए, द इम्पोर्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर इम्पोर्टेड प्राइस कमोडिटी की बढ़ गई। अगर टायर महंगा कब होगा? जब रबड़ का दाम इंटरनेशनल इंपोर्ट अगर जो कर रहे हो आप रबड़ का, अगर उसका दाम बढ़ गया तो टायर का दाम भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, प्राइस राइज होगी। नॉन इकोनॉमिक रीजन्स भी हैं बहुत सारे, फॉर इंस्टेंस नेचुरल कलामिटी आ जाए, राइट। तो सिंपल अभी जो कोरोना का अटैक हुआ है इंडिया पे, ये क्या है? कोरोना का अटैक, ये नेचुरल डिजास्टर है, और इस वजह से जो दाम है वो बढ़ेगा। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हम चलेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ध्यान रखेंगे कि दाम बढ़ना जरूरी है, इसको हम एक साइकिल से फिर से देख लेते हैं। इन्फ्लेशन की साइकिल यूं हम देख लेते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 4% तक अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, 0 से लेकर के 4 के बीच में रहता है, तो इसे बोलते हैं क्रीपिंग, रेंगता हुआ इन्फ्लेशन। आपको याद होगा हमारी आरबीआई 4 ± 2 तक हजम कर सकती है। इतना इन्फ्लेशन को मानती है कि प्राइस स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी इसी को बोलते हैं 4 ± 2। इसमें ग्रोथ भी इंश्योर होती है और प्राइस स्टेबिलिटी भी होती है। अगर 4% के ऊपर पहुंचने लगता है और 8 से 10% पे पहुंच जाए, 8 से 10% पे पहुंच जाए, तो इसे कहेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आपको याद है हमारे सीपीआई जो भी इस समय चल रहा है वो लगभग 7.5 पे चल रहा है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन के हम आस पास पहुँचते हैं। लेकिन अगर युद्ध छिड़ जाए, लेट्स कंसीडर पाकिस्तान से वॉर छिड़ गया किसी समय, उस समय जो सप्लाई है बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, और उस समय जो हमारी इन्फ्लेशन है वो पहुंचता है 20 से लेकर 30% के बीच या उससे भी ज़्यादा, तो इसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यह है हाइपर इन्फ्लेशन। और अगर प्राइसेस डिक्रीज होने लगे, जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज होने लगे, ध्यान रखेंगे अभी भी प्राइस राइज है, देखो प्राइस राइज अभी भी है, प्राइस राइज अभी भी है, लेकिन ये डिक्रीज होने लगा प्राइस राइज। इन्फ्लेशन क्या हुआ? डिक्रीज होने लगा। तो ये जो डिक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन है, इसे क्या बोलेंगे? डिसइन्फ्लेशन। लेकिन ये हालत हो जाती है एक बार कि जो प्राइस होती है, प्राइस वो माइनस में चली जाती है। जो बेस ईयर हमने लिया है 0, जहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, अगर उसके माइनस में चला जाए प्राइस,
तो इसे हम बोलेंगे डेफ्लेशन। समझ में आ रहा है? तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इनके बीच में एक इन्फ्लेशन होता है लेकिन वो नॉर्म मात्रा का होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन एंड डेफ्लेशन। जब डेफ्लेशन होगा तभी रिसेशन आएगा। रिसेशन क्या होता है? अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 3 क्वार्टर में कॉन्टिन्यूसली माइनस में चली जाए तो सिंपल सी बात है, रिसेशन आ गया। ठीक है, 2007-8 में रिसेशन आया था पूरे वर्ल्ड में, आपको याद होगा। वो निगेटिव ग्रोथ चला था। इंडिया में कभी भी रिसेशन नहीं आया। तो ध्यान से देखेंगे, creeping inflation, it is a rate of general price increase of up to 4%. It shows price stability. It is a deterrent to inflation. It is considered good for the economy. ठीक है। ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन और गैलोपिंग। ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन है जब 4 के ऊपर जाने लगे। When creeping inflation increases, it results into trotting inflation if not controlled. और इसे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या? इट में रिजल्ट इनटू गैलोपिंग इन्फ्लेशन व्हिच इज अराउंड 8 to 10% ए ईयर। फिर है हाइपर इन्फ्लेशन। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द प्राइस इज आउट ऑफ कंट्रोल, 20 से 30% पहुंच जाता है। इट इज एन इन्फ्लेशनरी साइकिल विदाउट एनी टेंडेंसी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, भागता जाएगा, ऊपर की तरफ भागता जा रहा है। इट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फिस्कल पॉलिसी, वॉर और सोशल अपहीवल्स। कहीं पे कम्युनल राइट हो जाए, कहीं वॉर हो जाए, या रेकलेस फिस्कल पॉलिसी हो जाए, अंधाधुंध इलेक्शन आने वाला है और गवर्नमेंट ढेर पैसे खर्च करने लगे, तो हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है। डिसइन्फ्लेशन, इट इज द रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइसेस दैट इज स्लोइंग बट प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। प्राइस अभी भी इंक्रीज हो रहा होता है लेकिन इन्फ्लेशन नीचे जा रहा होता है। ये समझ में तो आ रहा है? समझ में तो आ रहा है। जैसे आपकी इनकम होती है, इनकम पिछले साल आपको इनकम हुई थी 5,000 रुपये, राइट? प्रॉफिट हुआ था 5,000 रुपये, ठीक है। इस साल आपको प्रॉफिट हुआ 4,000 हुए। प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ। तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, इस बार भी 4,000 का प्रॉफिट हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट ही चल रहा है। इन्फ्लेशन प्रॉफिट से अगर हम कंपैरिजन करें तो इन्फ्लेशन अभी भी है लेकिन पॉजिटिव ही है, लेकिन कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन अगर वहीं लॉस होने लगे तो उसे कहेंगे डिफ्लेशन, ठीक है ना। व्हेन प्राइसेस ग्रो एट प्राइसेस दैट इज लेस देन जीरो, अगर प्राइसेस जीरो से नीचे चली जाएं, यानी जितना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है उससे ज़्यादा आपको पड़ने लगे, उससे नीचे प्राइसेस जाने लगे, तो क्या है? डेफ्लेशन आ जाएगा। इट इज़ ए नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन। इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी। ये मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। एक सिचुएशन आती है जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन सिचुएशन ऐसी है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली आपको पता होगा कि जो इन्फ्लेशन है जब वो बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने के लिए क्या होगा? ज़्यादा लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो ज़्यादा लेबर रखना पड़ेगा, ज़्यादा लेबर रखना पड़ेगा तो ज़्यादा नौकरी पे रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये नियम है। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये स्टैगफ्लेशन सिचुएशन होती है जब एम्प्लॉयमेंट भी कम होता जा रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब हम देखते हैं रिफ्लेशन क्या होता है। रिफ्लेशन वो कंडीशन होती है जब एक बार प्राइसेस नीचे जाने के बाद डिफ्लेशन से फिर से ऊपर उठने लगती हैं। When inflation returns after a spell of deflation and recession, then it is called reflation. It shows that growth is back. ये बताता है कि ग्रोथ बैक हो रही है। यूएस और यूई में 2007-8 की क्राइसिस के बाद जब नेगेटिव ग्रोथ पहुंच चुका था, उस समय से जब ऑटोमेटिकली फिर से
प्राइस राइज होना शुरू हुआ तो उसे फिर बोला गया रिफ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है? द इन्फ्लेशन दैट रिजल्ट्स व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट सप्रेस इट विद सब्सिडीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी। छोड़ दिया फ्री, इसको बढ़ने दो भाई, जितना बढ़ना है, मन करे जितना बढ़ना, जितना प्राइस राइज होना है होने दो, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करे, दैट इज कॉल्ड ओपन इन्फ्लेशन। लेकिन अगर इन्फ्लेशन पे गवर्नमेंट एक्टिव हो जाए, हमारी आरबीआई एक्टिव हो जाए, रेपो रेट कम ज़्यादा शुरू हो जाए, और जो CRR है उसको भी ध्यान से देखेंगे, CRR, रेपो रेट, इन सब पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो ये जो इन्फ्लेशन अब बढ़ नहीं पा रहा है, इसकी सांस फूल रही है, इसे कहेंगे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस आर टेकन टू मैनेज इन्फ्लेशन एट अ मॉडरेट लेवल। आपको पता होगा 4+-2 का टारगेट रखी हुई है, इससे ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आरबीआई खुद ही एक्टिव हो जाती है, और अगर आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है, और ये सब मिल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करते हैं ताकि जो पुअर लोग हैं वो सफ़र ना करें। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? जो न्यूज़पेपर में छपे वही हेडलाइन इन्फ्लेशन है। ये ओवरऑल इन्फ्लेशन जो मार्केट में हो रहा है उसी को न्यूज़पेपर में छापा जाता है। पहले हम WPI पे हेडलाइन इन्फ्लेशन निकालते थे, लेकिन ये बहुत रियल नहीं था, इसलिए हमने CPI पे निकालना शुरू कर दिया। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? इट इज़ द ओवरऑल इन्फ्लेशन एज इट इज़ रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर। इट इज़ द इन्फ्लेशन व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द consumers. It is unadjusted inflation unlike core inflation। ये क्या है? unadjusted inflation है। कोर इन्फ्लेशन में एडजस्टेड इन्फ्लेशन होता है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में अनएडजस्टेड इन्फ्लेशन होता है। यानी कि इसमें जो रियल इन्फ्लेशन मार्केट में चल रहा है, फूड प्राइसेस जितना दाम बढ़ रहा है बढ़ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस का जो दाम बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, सब दिखाता है ये, राइट। तो इसे हम कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, और इसे ही न्यूज़पेपर में छापा जाता है। कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन है जब मार्केट में ट्रेंड देखते हैं, अगर हमें GDP कैलकुलेशन करना है कि आगे 10 साल 15 साल में मार्केट किस तरफ जा रहा है, तो हम कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं। इसमें हम जो वोलाटाइल मटेरियल्स हैं, वोलाटाइल मटेरियल जो बहुत उछाल मार जाते, टमाटर क्या है? फूड आइटम है, वोलाटाइल मटेरियल है। आज 2 रुपये किलो चल रहा था, कोई खरीद नहीं रहा टमाटर, एकदम सस्ता है, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि प्लीज़ टमाटर लेते जाओ। अचानक पानी बरस गया, एकदम प्रेम चोपड़ा की तरह इसने अपना रंग बदला, और अब टमाटर की सप्लाई रुक गई और टमाटर का दाम हो गया 100 रुपये किलो। एकदम प्रेम चोपड़ा, जैसे प्रेम चोपड़ा के हाथ में बंदूक जब नहीं रहती तो कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अचानक उसके हाथ में बंदूक आ जाती है, तो कहते हे अब जो है मैं तुम्हें मारूंगा। तो एकदम टमाटर वैसे ही करता है। इन्हें कहते हैं वोलाटाइल मटेरियल्स, राइट। वोलाटाइल कौन कौन? फूड आइटम्स एंड फ्यूल आइटम्स। फूड एंड फ्यूल, ये दोनों को क्या कहते हैं? वोलाटाइल आइटम्स। और ये जो वोलाटाइल आइटम्स हैं, इनको जब हम हटा देते हैं, इनका हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो क्या हुआ? टोटल इन्फ्लेशन माइनस प्रेम चोपड़ा, टोटल इन्फ्लेशन माइनस फूड प्राइसेस एंड फ्यूल प्राइसेस, टोटल इन्फ्लेशन माइनस वोलाटाइल मटेरियल्स। तब हम जब इन्फ्लेशन निकालते हैं एडजस्ट करके, इसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव देखते हैं, ये इन्फ्लेटर्स को फायदा करता है, जिनकी वजह से इन्फ्लेशन आया, मतलब कुल मिला के जो सप्लायर्स हैं, राइट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इनको फायदा करता है। समझ गए आप? अर्ली एंड फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द इन्फ्लेटेड मनी, सिंपल सी बात है, जो सप्लायर होता है उसके पास जो बढ़ा हुआ पैसा है वो पहुंच गया। ठीक है, तो किसके पास पहुंचा? दुकानदार के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? फर्म के पास पहुंचा। इसलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव। तो बिजनेस वालों के लिए पॉजिटिव होगा, और बिजनेस वालों के लिए पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। बिग कार्टेल्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास पैसा बढ़ता है, जबकि स्मॉल जो सेलर्स होंगे उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बोरोवर्स को फायदा होता है। बोरोवर्स को कैसे फायदा होता है, जरा सोचो। बोरोवर्स का फायदा ये होता है कि मान लेते हैं आपने कहा
कि हम आपको 6% पे इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा देते। 1 लाख रुपया आपने किसी से उधार ले लिया और उसने कहा कि हम आपको 6% इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं। अब आपको लौटाना है 1,06,000 रुपये, 1.06 लैक्स 1 साल के बाद। लेकिन 1 साल में जो इन्फ्लेशन था वो पहुंच गया 6%, महंगाई भी 6% पहुंच गई। अब आप इसको अगर 1,06,000 रुपये लौटाते हो तो एक्चुअली में जो 1 लाख रुपए आपने लिया था पिछले साल, उसकी खुद की वैल्यू कम हो गई है। आप जो उधार लिया है उसको कम पैसे लौटाना पड़ रहा है। ध्यान से देखो, 1,06,000 में जितना आइटम पहले 1 लाख में मिलने वाला था, वही आइटम अब 1,06,000 में मिलने वाला है। यानी कि जो बंदा आपको उधार दिया था, अगर उसे आलू खरीदनी हो तो 1 लाख रुपए की जो आलू थी, जितना वो लेता था, वही आलू उसे 1,06,000 में मिल रही है। उसे क्या फ़ायदा हुआ भाई उधार देने का? वो चाहता था इंटरेस्ट कमाएगा, उसे इंटरेस्ट नहीं मिला। इन्फ्लेशन ने उसकी रेड़ मार दी, इन्फ्लेशन ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। और इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो नुकसान करती है जो लेंडर्स होते हैं, और फ़ायदा किसे करती है? जो बोरोवर्स होते हैं। इन्फ्लेशन में रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जो इकोनॉमिक रिसेशन है उसकी सीवियरिटी को कम करता है इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, ठीक है ना? क्योंकि रिसेशन का मतलब डिमांड नहीं है, और डिमांड हो रही है तो ग्रोथ होगी। तो डिमांड होना जरूरी है, और इन्फ्लेशन अगर है तो इसका मतलब क्या है? डिमांड है। टॉबिन इफेक्ट कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। टॉबिन इफेक्ट, टॉबिन टैक्स के बारे में तो सुना होगा। एक्सचेंज बढ़ जाएगा मनी का और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि हर बंदा फ़ायदा लेना चाहता है। कोई भी कंपनी अगर फ़ायदे में जा रही है, इनकम उसको हो रही है, तो उसका लोग डिवेंचर खरीद लेंगे, उसका बॉन्ड खरीद लेंगे, उसकी इक्विटी खरीद लेंगे। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। निगेटिव इफेक्ट क्या होगा? होर्डिंग होने लगेगी। होर्डिंग होने लगेगी, चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, दाम होर्डिंग कर लो। होर्डिंग कर लेने से क्या होगा? मैक्सिमम बेनिफिट होगा। डिस्टॉर्शन ऑफ द रिलेटिव प्राइसेस। जो रिलेटिव प्राइसेस हैं उनका डिस्टॉर्शन होगा, कभी प्राइस ज़्यादा कभी प्राइस कम, है ना? इंक्रीज्ड रिस्क, हायर अनसर्टेनिटीज़। रिस्क बहुत ज़्यादा होगी, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो समझ में नहीं आता है कि लाइफ में क्या होने वाला है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनकम डिफ्यूजन इफेक्ट। जो इनकम है वो क्या होता है? अमीरों के पास ज़्यादा जाने लगेगी, गरीबों के पास कम होने लगेगी, तो क्या होगा? रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। और इनकम डिफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाता। इनकम डिफ्यूजन का मतलब होता है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। आप इतना समझ के रखो भी। एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स विल बी हर्ट। जो क्रेडिटर्स होते हैं, उधारदाता, इनका नुकसान होता है। लेंडर्स विल बी हर्ट। फिक्स्ड इनकम रिसिपेंट्स विल बी हर्ट। जिनकी फिक्स्ड सैलरी है, साहब मैंने कहा 100 रुपये अगर मजदूरी ही मिल रही है आपको, तो यू विल बी हर्ट, क्योंकि 40 रुपये का जो सेव था वो 80 रुपये में मिल रहा है, तो फिक्स्ड इनकम वाले हर्ट होंगे। इंक्रीज्ड कंजम्पशन रेशियो एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन शुरू का स्टेज होता है तो क्या होता है? कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट? और सिंपल सी बात है, कंजम्पशन रेशियो अगर बढ़ रहा है तो ये कंज्यूमर के लिए दिक्कत वाली बात, क्योंकि कंज्यूमर को फिर ऑटोमेटिकली महंगा मिलेगा। लोअर्स नेशनल सेविंग। नेशनल सेविंग को कम कर देता है, क्योंकि जो सेविंग कर रहे होते हैं लोग, वो क्या करते हैं? कंज्यूम कर जाते हैं, उस पैसे को खा जाते हैं। जाहिर सी बात है, 100 रुपये किसी की वेजेज है और उसे अगर 1 किलो सेब लेके जाना है और चावल भी खरीदना है, गेहूँ भी खरीदना है, तो वो जो बचा हुआ उसका सेविंग रहेगा। 50 रुपये उसने मजदूरी से बचा रखा होगा, 150 रुपये लेके आएगा, तो घर से भी 50 रुपये लेके गया, 100 रुपये अपनी मजदूरी, 150 रुपये में सारा सामान खरीदेगा। तो क्या सेविंग जो थी वो भी गई कि नहीं गई? इल्यूजन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। ये जो लेंडर है इसको लगेगा किसी ने 6% का फ़ायदा कमा लिया है, इसको लगेगा ऐसा, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ? इसको जो 1 लाख की आलू थी वो 1,06,000 में मिल रही है, राइट? तो इसे ऐसा लगेगा कि इसको प्रॉफिट हुआ 6% का, एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन ने ऐसी तैसी कर दी इसकी। कॉजेज, माल इन्वेस्टमेंट, टैक्स ब्रैकेट्स एंड बिजनेस साइकिल्स। ये इन्वेस्टमेंट को गड़बड़ करता है। जो टैक्स ब्रैकेट है
जो लोग टैक्सेबल इनकम है उनका सिस्टम गड़बड़ करता है, बिजनेस साइकिल को गड़बड़ करता है। तो इन्फ्लेशन हर चीज़ को गड़बड़ करता है। करेंसी डिबेसमेंट, रुपए की वैल्यू घट जाती है, रुपए के पे लोग भरोसा नहीं करते। और अगर एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए ना, एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो लोग रुपया छोड़ के बार्टर सिस्टम पे आ जाते हैं। भाई मैं तेरे को 2 किलो गेहूँ देता हूँ, तू मेरे को 1 किलो चावल दे दे, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, रुपया को साइड कर देते हैं। राइजिंग प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट भी होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने घर में प्राइस महंगा हो रहा है, और गेहूं अगर प्राइस महंगा हो रहा है तो लोग क्या सोचेंगे? इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट सस्ता पड़ता है तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा। अब हम फेवरेबल इंपैक्ट पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। फेवरेबल इंपैक्ट क्या है? हायर प्रॉफिट्स, प्रोड्यूसर की जो प्रॉफिट है उसे ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हायर इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट क्यों हायर होगा? हायर प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हायर एम्प्लॉयमेंट, डिमांड ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, इनकम भी ज़्यादा होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ हायर इनकम फॉर द शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी खरीद के रखे हैं उनके शेयर का दाम भी बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट होगा तो इक्विटी का दाम बढ़ेगा। गेन फॉर द बोरोवर्स, जो बोरोवर्स हैं उनको गेन होगा, और लेंडर्स विल बी एट लॉस because the real value of the money returned by the borrowers is actually less than that of the money borrowed earlier. Negative effects क्या होंगे? It is difficult for consumers to purchase more goods. जो कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा सामान खरीद नहीं पाएंगे। It generates very bad effects on the poor labor force. Poor becomes more poor. Inflation reduces the living standard and purchasing power of people. लिविंग स्टैंडर्ड को घटाता है, परचेजिंग पावर को भी लोगों के घटाता है। इट इज़ हार्मफुल फॉर क्रेडिटर्स, और लेंडर्स जो होंगे, क्रेडिटर्स जो होंगे उनके लिए हार्मफुल है। और इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर अल्टीमेटली, ठीक है। तो परचेजिंग पावर कम हो गया, लेंडर्स को नुकसान कर दिया, लिविंग स्टैंडर्ड को ख़राब कर दिया, लेबर फोर्स को निगेटिवली इम्पैक्ट किया, और कंज्यूमर्स कम सामान खरीद पाते हैं उतने ही पैसे में जो उनके पास है। तो क्या होगा? फॉल इन द रियल इनकम ऑफ फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप जिनको 50,000 ही सैलरी है, अल्टीमेटली उनका रियल इनकम जो होती है घट जाती है। रियल इनकम जो होती है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि 50,000 में जितना सामान पहले वो खरीद पाते उससे कहीं कम अब खरीद पाते हैं। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैंने कहा पुअर बिकम्स पुअर, रिच बिकम्स रिचर। तो इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? अपसेट्स द प्लानिंग प्रोसेस। When prices of goods, materials and factors services increases continuously, then more money has to be spent for the completion of any investment project. याद रखेंगे, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आती है उसका दाम भी तो महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज का दाम महंगा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट महंगा होगा, और कहीं ना कहीं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका डेवलपमेंट भी महंगा हो जाएगा। इंक्रीज इन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? जो क्या करते हैं, दिन भर बैठ के अक्का दुक्की लगाते रहते हैं कि कैसे मैं इन्वेस्ट करूं शेयर मार्केट में, स्पेकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, राइट, ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन कैपिटल एक्यूमुलेशन। जो कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो पैसा इकट्ठा करके रखे हैं, उस पर क्या होगा? हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू घटती जा रही है। लेंडर्स विल लूज, हमने बता दिया था लेंडर्स हाउ विल लूज। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट इनकम। एक्सपोर्ट इनकम जो पैसा खरीद के कमा के लाते हो बाहर से, उसकी वैल्यू इंडियन मार्केट में घट जाएगी। पहले मान लेते हैं आप बाहर से 50,000 रुपये कमा के एक्सपोर्ट लेके आते थे, और अब वही 50,000 रुपये जब आपको मिलता है तो आप कम सामान खरीद पाते हो। नाउ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। याद रखेंगे, ये प्रिलिमिनरी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप दिमाग में रखेंगे किसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ भाई साहब? क्रेडिटर्स एंड डेटर्स क्या बताने की ज़रूरत है?
बॉन्ड एंड डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स अर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। जो बॉन्ड खरीदते हैं उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम मिलता है कि 10% आपको मिलेगा तो उनको लॉस होगा। जबकि जो इन्वेस्टर्स होंगे इनको फ़ायदा होगा। जो शेयर में लगाते हैं इन्फ्लेशन की वजह से इनकी जो प्रॉफिट होती है वो बढ़ जाता है। सैलरीड पीपल जो होंगे वेज अर्नर इनको लॉस होगा, जैसा कि हमें आपको पता है क्योंकि वेज इनकी लिमिटेड है। तो प्रॉफिट अर्नर्स गेन फ्रॉम इन्फ्लेशन, जिनका प्रॉफिट से काम चलता है, जो बिजनेस ओनर्स हैं, ये क्या करते हैं, देखते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, अपने आप ही अपना प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। और प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा इनका। स्पेकुलेटर्स जो होते हैं मार्केट में तिकड़मबाजी करते रहते हैं, उनको भी प्रॉफिट होता है। ब्लैक मार्केटिंग जो करते हैं उनको प्रॉफिट होता है। ब्लैक मार्केटिंग वाले चुपके से काला बाजारी करते हैं। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में से आपको जो पीडीएस सिस्टम के तहत नीचे गरीबों को अनाज बांटा जाता है, वो अनाज काला बाजारी करके मार्केट में पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है काला बाजारियों को अब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नाउ हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, दो फैक्टर की वजह से इन्फ्लेशन होता है। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों को कंट्रोल करने के लिए तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। नंबर 1 मॉनेटरी मेजर्स। सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई को कम करना है, लोगों के पास पैसे को कम करना है, तभी जाके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इफ़ द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी कैन बी डिक्रीज्ड, प्राइसेस विल फॉल। एकदम सिंपल लाइन बोल रहा है। इफ़ द गवर्नमेंट विदड्रॉज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम सर्कुलेशन, कुछ ऐसा करे कि जो सर्कुलेशन में मनी है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए। गवर्नमेंट क्या करे, बॉन्ड जारी कर दे, राइट? तो क्या होगा, पैसा सक हो जाएगा मार्केट से और ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगी। द लायंस शेयर ऑफ द टोटल मनी सप्लाई इज बैंक डिपॉजिट्स और बैंक क्रेडिट। बैंक डिपॉजिट और बैंक क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या है, बैंक में सप्लाई को रोकना होगा। तो जो लैंडिंग है उसे कम करने के लिए क्या होगा, जितना ज़्यादा लैंडिंग होगी उतना ज़्यादा मनी सप्लाई होगी। तो क्या होगा, लैंडिंग रेट को कम करेंगे। एक साल में अगर 50 लोगों को लैंडिंग कोई कर रहा हो तो उसको 30 लोगों को अगर करेगा तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई रुकेगी या लैंडिंग जो बैंक रेट है उसको बढ़ा दिया जाए। अगर बैंक रेट बढ़ा देंगे बैंक्स तो भी लोग सप्लाई रुक जाएगी। तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक वो करता है, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई घट जाएगी क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा। तो ये था मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। फिजिकल पॉलिसी के जरिए भी इनको कंट्रोल किया जाता है। पॉलिसी ऑफ चेंजिंग टैक्स रेट्स और द रेट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दे, टैक्स रेट को बढ़ा दे। टैक्स रेट को बढ़ाएगा तो लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, उनके पास पैसा कम होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी तो वेजेस कम देना पड़ेगा, कम लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो सिंपल सी बात है जो क्या होगा, कम मनी मार्केट में पहुंचेगा। एंड इन्फ्लेशनरी गैप अराइजेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द मैक्सिमम ये पोटेंशियल सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी। टू ओवरकम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिजिकल मेजर्स कैन बी अंडरटेकन। जब भी एग्रीगेट डिमांड को कम करना होगा तो क्या करेंगे, ए डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सिंपल। ए डिक्रीज इन द गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जो हम भत्ता देते हैं, पेंशन देते हैं, गरीबों को देते हैं, जैसे जनधन योजना में 500 रुपये गवर्नमेंट जो दे रही है, ट्रांसफर पेमेंट्स है। एन इंक्रीज इन टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। एन इंक्रीज इन टैक्सेस imposed by the government or a combination of all these measures. A combination of all these measures. These are regarded as contractionary fiscal policy. जब contractionary fiscal policy याद होगा, expansionary और contractionary हमने डिस्कस किया था। इसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल करना होगा। सच मेजर्स एज वेज फ्रीज, पुटिंग अपर लिमिट ऑन द प्राइसेस ऑफ सच इंपॉर्टेंट इनपुट्स एज इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टील एट्सेट्रा। तो कॉस्ट पुश में ऐसा हम कर सकते हैं कि जो वेजेस हैं उनकी लिमिटेशन हम कर दें,
राइट, कि इतना ही बेच देना होगा। दूसरा हम क्या करें, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, कोल सप्लाई है, स्टील सप्लाई है, राइट, जो इनपुट लगते हैं उनके प्राइसेस की अपर लिमिट फिक्स कर दिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। अदर मेजर्स क्या हैं, ऑगमेंटिंग द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन दी डोमेस्टिक मार्केट बाई इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स को भी बढ़ाया जा सकता है सस्ता माल ताकि मिले। इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इंपोर्ट करना सस्ता होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट जल्दी से कर लेती है। अभी प्याज का दाम आपको पता है बहुत ज़्यादा जब बढ़ा था, तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ही कर ली थी उसको सस्ता करने के लिए। नाउ इन्फ्लेशन को मेजरमेंट कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए ध्यान से रखेंगे कितने लेवल पे। सबसे पहले अगर हम ध्यान बात करेंगे तो सबसे नीचे चलते हैं, जो कंज्यूमर है। मार्केट पे जाए और वहाँ पे दाम का पता लगाएं, मेजरमेंट करें, तो इसके लिए गवर्नमेंट यूज करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बाद और लेवल पे ऊपर पढ़ेंगे, अगर हम चेक करना चाहें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स यूज करती हैं। इसके बाद भी अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो PPI, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, और इसके ऊपर भी अगर आपको करना है तो GDP डिफ्लेटर यूज होता है। तो इस तरीके से जो मेजरमेंट है, कंज्यूमर, होलसेल मार्केट, फिर प्रोड्यूसर कंपनी के पास ही पहुंच गए, और फिर अल्टीमेटली GDP डिफ्लेटर के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। याद होगा GDP डिफ्लेटर, हम GDP वाले फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा होगा। व्हाट इज GDP डिफ्लेटर? GDP डिफ्लेटर इज द रेशियो बिटवीन दी व्हाट, नॉमिनल GDP एंड रियल GDP मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज में निकल जाता है। तो CPI, WPI, PPI, GDP, ये सब मेजर्स हैं। गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो यूज करती है वो CPI, WPI को यूज करती है ज़्यादा, ठीक है। गवर्नमेंट पे सबसे पहले हम चलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हम देखें तो इट मेजर्स कंज्यूमर साइड पे, ध्यान सबसे नीचे जाएंगे, कंज्यूमर मार्केट पहुंच जाओ, ठेले के पास पहुंच जाओ, राइट, वहाँ पे जाओ तो कंज्यूमर्स, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर के हाउस होल्ड जो खरीद रहे हैं उनके ऊपर असली बर्डन पड़ता है भाई। तो कंज्यूमर के ऊपर असली बर्डन पड़ता है, तो असली में अगर हमें इन्फ्लेशन निकालना है तो कंज्यूमर असली में बता सकता है कि भाई उसके ऊपर कितना बर्डन पड़ा। पुअर लोग कौन है? कंज्यूमर्स हैं। तो पहले उनको चेक करो ना, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट इन्फ्लेशन किस पे पड़ता है? पुअर बिकम्स मोर पुअरर। तो पुअर बिकम्स पुअरर, तो सबसे पहले उनके पास जाओ, और वही है कंज्यूमर जो ठेले पे खरीदते हैं 25 रुपए किलो आलू, ठीक है। इट मेजर्स चेंजेज इन प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर्स एट द रिटेल लेवल। रिटेल मार्केट जब भी बात करेंगे, नीचे लेवल का जो दुकानों पे मिलता है, रिटेल वही है। इट कैन बी फॉर द फुटकर विक्रेता, ठीक है। इट कैन बी फॉर द एंटायर इकोनॉमी फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप, और इसे और लिख रहे थे, या तो ये पूरे एंटायर इकोनॉमी के लिए भी आप निकाल सकते हो, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए निकाल सकते हो भाई। फॉर एग्जाम्पल CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए भी CPI निकाला जा सकता है, जैसा कि इंडिया में निकाला जाता है। तो CPI पूरी इकोनॉमी के लिए भी निकाल सकते हो, और स्पेसिफिक ग्रुप के लिए भी आप निकाल सकते हो, और ये असली फिगर बताती है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन किस तरीके से पुअर लोगों को इम्पैक्ट करने जा रहा है। दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल मार्केट का नाम सुना होगा, सभी लोग होलसेल में खरीदना चाहते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि होलसेल वाला अपनी प्रॉफिट जोड़ के फिर नीचे बेचता है, तो कहीं ना कहीं अगर होलसेल में कोई भी खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। होलसेल मार्केट में अगर हम पहले, इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ही निकालता था, लेकिन अब वो CPI पे निकालता है, क्योंकि CPI ज़्यादा रियल है। होलसेल इज सेल ऑफ गुड्स इन बल्क। होलसेल मार्केट का मतलब क्या है कि सेल ऑफ गुड्स इन बल्क। होलसेल प्राइस इंडेक्स ट्रैक्स प्राइस चेंजेज एट द होलसेल लेवल। WPI इंक्लूड्स, WPI जब निकालते हैं तो क्या इंक्लूड करता है? लॉजिस्टिक्स। जो होलसेल वाले, लॉजिस्टिक्स का मतलब है इनको जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, राइट, जो भी इनका वेयर हाउस का कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, दुकान का कॉस्ट है, सब जोड़ के होलसेल में आता है, राइट। तो अगर जो ऊपर वाले से, जो प्रोडक्शन हाउस से, लेट्स कंसीडर कि इनको जो फ्रिज है वो मिलती है इनको 15,000 की, राइट, 15,000 की फ्रिज को ये लाते हैं और अपना इसमें प्राइस जोड़ते हैं, वेयर हाउस का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रॉफिट,
है ना, रिस्क कंसिडरेशन सारा जोड़ के 15,000 की जो फ्रिज है उसको 18,000 में बेचते हैं लोग। तो जाहिर सी बात है होलसेल में भी चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि कितना महंगाई बढ़ रही है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है? अगर होलसेल से क्लैरिटी ना हो तो हम प्रोड्यूसर के पास पहुंच सकते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं जो प्रोडक्शन है वो कितना महंगा हो रहा है। आउटपुट और इनपुट दो प्राइस होगी प्रोड्यूसर के पास, या तो आप इनपुट पता लगा लो उसका या तो उसका आउटपुट पता लगा लो। इंडिया में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे है, अमेरिका वगैरह में। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या करता है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मार्केट में, जो कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, वहां पे जाकर के पता लगा लो कि कितना प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनके दो होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का पूरा प्राइस ले लो, आउटपुट का पूरा प्राइस ले लो, और ये भी पता लगा सकते हो कि कितनी बदतमीजी कंपनियां कर रही हैं, वो प्रॉफिट कुछ ज़्यादा तो नहीं ले रही हैं। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है कि अगर हम प्रोडक्शन पे ही उनको ब्लॉक कर दें, वहाँ पे भी अनलिमिटेड प्रॉफिट ना लेने दें, होलसेल पे उनको ब्लॉक कर दें, वहाँ से अनलिमिटेड प्रॉफिट ना लेने दें, तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर होगा उसको सस्ता पड़ेगा। एक और तरीका दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हम क्या करते हैं, एक बास्केट ऑफ गुड्स ले लेते हैं। एक बास्केट हम मान लेते हैं, ये बास्केट है, राइट। और इस बास्केट में एक दूध का पैकेट रख देते हैं, बिस्किट का पैकेट रख देते हैं, गेहूँ चावल सब रख देते हैं, राइट। और इनका जाके जो एसेंशियल गुड्स हैं उनका दाम जाकर के देखते हैं कि कितना रुपए पड़ रहा है। आज हमें पड़ा 250 रुपये का टोटल, अगले दिन पड़ा ये 300 रुपये का टोटल। तो जाहिर सी बात है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया में वो महंगी हो रही है। ये अफोर्डेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या करता है? ये भी इन्फ्लेशन को बताता है, लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी को बताता है कि कोई भी आदमी जिंदा रहने के लिए उसे कितना महंगाई बढ़ रही है, उसका जिंदा रहना कितना मुश्किल होता जा रहा है। जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो जीडीपी है, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों के रेशियो करके हम ये निकाल सकते हैं कि कितना एक्चुअली इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी में अंतर आया। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर कैन बी आल्सो बी ए मेजर। इन्फ्लेशन जो मेजरमेंट किया जाता है वो दो लेवल पे किया जाता है इंडिया में। पहला है WPI और दूसरा है CPI। WPI जो है वो होलसेल मार्केट में ट्रैक करता है प्राइसेस को, और CPI है जो कंज्यूमर का निकालता है। ये मार्केट में जाता है और वहाँ पता लगाता है कि प्राइसेस क्या चल रही हैं गुड्स की। दोनों की लिस्टिंग अलग है, दोनों वेटेज अलग है। लिस्टिंग में आइटम्स होते हैं बहुत सारे, फूड आइटम और नॉन फूड, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। और इनका अपना वेटेज होता है। तो अलग अलग आइटम का अलग अलग वेटेज होता है, फूड एंड नॉन फूड का। उसके आधार पे अल्टीमेटली WPI को निकाला जाता है। WPI में सर्विसेज को नहीं जोड़ा जाता है, जबकि CPI में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है। होलसेल WPI में, WPI इसलिए असली नहीं था, WPI पहले इंडिया WPI पे कैलकुलेट करता था, लेकिन इसमें सर्विसेज नहीं जोड़ी जाती हैं, कंज्यूमर का असली इम्पैक्ट नहीं देखा जाता है, राइट। इसलिए WPI को हमने छोड़ दिया और उसकी जगह पे अब हम CPI को यूज करते हैं, खास करके हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए। WPI अभी भी कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं बनाते। RBI को अगर कैलकुलेट करना होता है कि रेपो रेट कितना कम ज़्यादा करना है, तो वो CPI को ही यूज करता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इट इज़ पब्लिश्ड बाय, याद रखेंगे इसको, इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इकोनॉमिक एडवाइज़र की ऑफिस से पब्लिश किया जाता है। जो कमोडिटीज़ हैं उनको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स को, फूड आर्टिकल एंड नॉन फूड आर्टिकल्स एंड मिनरल्स। तो फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स और जो फ्यूल होते हैं, इनको आप तीन में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो WPI हैज़ एन ऑल इंडिया करेक्टर। WPI का ऑल इंडिया करेक्टर होता है, ये पूरे इंडिया के लिए निकाला जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। व्हाट इज़ पॉइंट टू पॉइंट बेसिस क्या होता है? मान लेते हैं
कि 1 अक्टूबर को जो इन्फ्लेशन था 2019 में, उसे अक्टूबर 2020 के बीच निकाला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट निकालता है, यानी कि अक्टूबर का अक्टूबर से तुलना होगी, सितंबर की सितंबर से तुलना होगी, जुलाई की जुलाई से तुलना होगी। इसलिए इट रेस्पेक्ट सीजनलिटी फैक्टर ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि टमाटर एक सीजन में अगर होता है, दूसरे सीजन में नहीं होता, इसे निकाल दिया जाए, उसे टमाटर को ऑल सीजन वेजिटेबल मान लिया गया है। अब तो क्या होगा, गेहूँ चावल मान लेते हैं। गेहूँ अगर पैदा हुआ तो उसका सीजन आता है, तो सीजनलिटी फैक्टर को ध्यान में रखता है। जिस सीजन में गेहूँ आएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो प्राइस होगी अगले सीजन में उसी प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। द बेस ईयर फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन नाउ इंक्रीज टू 2011 एंड 12। पहले 2004-5 था। अब WPI के इंडेक्स को जो कैलकुलेट किया जाता है वो 2011-12 प्राइस पे निकाला जाता है। इसको बेस ईयर 2011-12 जहाँ से कंपेरिजन करते हैं हम प्राइसेस का, वो 2011-12 है। सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द न्यू इंडेक्स। जो न्यू इंडेक्स है अभी बनाया गया है 2011-12 का, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। द न्यू सीरीज ऑल्सो प्रेजेंट सेपरेट WPI फूड इंडेक्स, और इसमें सेपरेट WPI फूड इंडेक्स। ये पूरे प्रीलिमिनरी के एक लाइन है, आपको याद रखना है। WPI के बारे में अगर आ जाए तो ये यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। WPI ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है WPI का? इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द इन्फ्लेशन एट होलसेल ट्रांजैक्शंस लेवल फॉर द इकोनॉमी। ये क्या करता है? ये इन्फ्लेशन, होलसेल ट्रांजैक्शन में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। ये टाइमली इंटरवेंशन के लिए हेल्प करता है गवर्नमेंट को, अगर इन्फ्लेशन को रोकना है, क्योंकि होलसेल पे ही पता चल गया उनको कि बढ़ने वाला है दाम, तब रिटेल पे इफेक्ट आता है, तब तक गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है। इट इज़ यूज एज डेफिनेटर फॉर मैनी सेक्टर्स द इकोनॉमी फॉर एस्टिमेटिंग GDP बाई CSO। GDP को एस्टिमेट करने के लिए CSO में भी WPI का यूज होता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल IIP जो होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं उसमें IIP के इंडेक्स बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करने में भी WPI का यूज होता है। ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो WPI को ही ट्रैक करते हैं और पता लगाते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। नेगेटिव क्या है WPI के? इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज को नहीं जोड़ता, ये डायरेक्ट टैक्स को नहीं जोड़ता। एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको ये WPI नहीं जोड़ता। सर्विसेज सच एज एजुकेशन, टेलीकॉम, रेल, रोड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, पोस्टल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब WPI बास्केट में नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब WPI इंडेक्स में नहीं कैलकुलेट किए जाते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द WPI। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को भी इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि होलसेल तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता नहीं, होलसेल तो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होता है। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? इट मेजर्स चेंजेज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाई द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो थे असली इम्पैक्ट दिखाता है ये मार्केट में। इट मेजर्स प्राइस चेंजेस बाई कंपेयरिंग ऑन ए पॉइंट टू पॉइंट बेसिस द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ कमोडिटीज। ये भी वही काम करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अक्टूबर का अक्टूबर से, सितंबर का सितंबर से, पॉइंट टू पॉइंट निकालता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? डियरनेस अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये देखते हैं कि कितना हमें डियरनेस, कितना महंगाई भत्ता देना है, तो वो CPI का ही यूज करता है। वेज का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मजदूरी कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, तो एम्प्लॉय और लेबर के बीच जो होगा वो CPI को ही यूज किया जाएगा। CPI हैज़ बीन वाइडली यूज्ड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर इन्फ्लेशन का, उसके लिए CPI को यूज करते हैं। RBI CPI को यूज करता है। अगर प्राइस स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करना है और सेंट्रल बैंक अगर इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है कम करने के लिए, तो CPI को ही यूज करती है कि इन्फ्लेशन, देखिए क्या काम है RBI का? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी को लाना, राइट, और ग्रोथ को इंश्योर करना। तो अगर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है तो उसके लिए कोई इंडेक्स तो यूज करेगी, तो CPI ही यूज करती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज डेफलेटर इन द नेशनल अकाउंट्स अलॉन्ग विद WPI के साथ साथ CPI को भी नेशनल अकाउंट जब बनाते हैं
तो इसका यूज करते हैं। 1955 से पहले CPI नंबर को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोला जाता था। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोला जाता था। इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI IW इज यूज्ड एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के तौर पर CPI का जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI बनता है उसे यूज करते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। CPI कौन तैयार करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। जबकि WPI कौन तैयार करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है ना? तो ये कंपाइल क्या क्या करता है? CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स और CPI फॉर रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स, ये दोनों तैयार करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन इंडिया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स CPI-A, रूरल लेबरर्स CPI-RL, CPI ऑल इंडिया अर्बन, CPI ऑल इंडिया रूरल एंड CPI ऑल इंडिया कंबाइंड। इतने तरीके के इंडेक्स CPI के निकाले जाते हैं। जिस क्षेत्र का होगा उसी क्षेत्र के लिए CPI यूज होगा। एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए CPI-AL यूज होगा, रूरल के लिए CPI ऑल इंडिया रूरल, CPI ऑल इंडिया अर्बन के लिए अर्बन, और लेबरर के लिए CPI रूरल लेबरर्स। और जब पूरे इंडिया के लिए कोई ब्रॉड पॉलिसी बनानी होगी तो CPI कंबाइंड यूज किया जाएगा। नाउ प्राइस स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमल इन्फ्लेशन। ऑप्टिमल इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी किसे मानी जानी चाहिए, इसके लिए आपको पता होगा 2015 में गवर्नमेंट और RBI के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। याद है? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015। याद है? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015। प्राइसेस स्टेबिलिटी इज द इन्फ्लेशन रेट्स एट 4% ±2%। यही तो टारगेट था कि मीडियम टर्म बेसिस पर 4% रखना है और 2% प्लस माइनस रखना है, यानी मैक्सिमम 2 से 6 के बीच में ही इन्फ्लेशन रहेगा। यही ये कहना चाह रहा है। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सेज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज मेनली टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी while keeping in mind the objective of growth and contain consumer price inflation within 4% with the band of 2%. The level of inflation is considered optimal from growth, stability, fiscal consolidation, foreign trade and welfare prospects. ठीक है ना? तो इस तरीके से जो हमारी प्राइस स्टेबिलिटी है और इन्फ्लेशन, कैसे ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रखा जाए। तो ऑप्टिमम इन्फ्लेशन कितना हुआ? 4 + -2, और इस पे ही प्राइस को स्टेबल करना है। उसके जैसे ही इसके ऊपर या इसके नीचे जाएगा, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है यानी RBI है वो एक्टिव हो जाएगी। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या है, हमने पहले भी डिस्कशन किया है जब हम पोटेंशियल GDP और एक्चुअल GDP की बात करते हैं। याद रखेंगे, पोटेंशियल GDP ये है, एक्चुअल GDP ये है। पोटेंशियल GDP, एक्चुअल GDP, अगर ये गैप होता है तो हम इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। लेकिन अगर एक्चुअल GDP पोटेंशियल GDP से ज़्यादा हो जाए, एक्चुअल GDP पोटेंशियल GDP से ज़्यादा हो जाए तो क्या हम बोलेंगे इसे? इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है इसलिए इसे इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है? हमने पहले भी डिस्कशन किया, इसलिए आप इसको समझिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सो थैंक यू वेरी मच। जल्दी हाजिर होंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। इकोनॉमी जल्दी ही निपटा देंगे हम, आप लोग टेंशन मत लीजिए। प्लीज़ कंटिन्यू, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, एग्रेसिव रहें। याद रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे बच्चों के अंदर निगेटिव एटीट्यूड जनरेट हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये पूरा UPSC का जो गेम है ये एटीट्यूड का गेम है। नॉलेज प्लस एटीट्यूड। नॉलेज तो बढ़ाया जा सकता है कभी भी, एटीट्यूड अगर हमारा पॉजिटिव नहीं रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ आप इसको पॉजिटिव रखें और विश्वास करें आप अभी सही दिशा में हैं। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।